मैं अपने तस्वुर की दुनिया में इस तरह खो गया था कि आसपास के माहौल से बिल्कुल ही कट गया था। और होश उस वक्त आया जब हम एक इमारत में दाखिल हुए। हमारे आगे जनता पार्टी का इंतखाबी निशान लगी हुई बड़ी गाड़ी खड़ी थी, जिसके बिल्कुल साथ कदीर खड़ा हुआ था। कदीर ने मुझे देखा और सलाम करके बोला, आप शेड्यूल से 15 मिनट लेट हैं। और मैं मुस्कुरा दिया। डॉक्टर साहिब और घर वाले तो खैरियत से हैं। मैंने इसके घर पर होने वाली फायरिंग के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, खवातीन तो सब पंडित जी के घर पर हैं और वहाँ पुलिस जाने के बावजूद छापा नहीं मारेगी। इसकी मुस्कुराहट अभी तक मौजूद थी। और वालिद साहिब आपके हेडक्वार्टर में रजा साहिब के साथ मसरूफ़ हैं और उनकी जगह इलाके में मौलाना यूसुफ ने संभाल रखी है। कदीर ने पूरी मालूमात देते हुए कहा। इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब ये भी बता दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पूरी इंतखाबी मुहिम में ज़्यादातर मेरे लिए मखसूस की जाने वाली कार की ड्राइविंग के फ़रज़ वही अंजाम देता रहा था, इसलिए हम आपस में काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। अगरचे इस बेतकल्लुफ़ी में इसकी जानिब से एक हिजाब सा था। अब तक तो ये पम्फलेट तकसीम करता रहा था और अजीत के लिए आखिरी खेप रवाना कर देने के बाद अपनी पुरानी ड्यूटी यानी आपकी ड्राइविंग पर तैनात कर दिया गया हूँ। इसने फोटो स्टेट किया हुआ एक पम्फलेट मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, चलो भाई तुम भी रवाना हो जाओ। इसने खड़ी हुई गाड़ी के ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा और वो जी कदीर भाई कहकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मुरली साहिब को बुला लेना, कहना पहले से देर हो रही है। मुरली मनोहर इंतखाबी मुहिम के दौरान मेरी मुलाकात हो चुकी थी। छोटे से कद और बड़ी सी तोंद वाले मुरली मनोहर का तल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से था और बकौल अजीत गरीबों की भूख के गम में मुरली इतना खाता है कि हिंदुस्तान में किसी भी वक्त कहत पड़ सकता है। मुकामी सोशलिस्ट पार्टी में इसकी हैसियत टाटा और बरला से कम नहीं थी, क्योंकि पार्टी की तमाम तर सरगर्मियों का दारोमदार इसी के सरमाए पर था। इसकी वजह खुद हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहने वाला मुरली ये बताता था कि मैं तो सोशलिस्ट था, लेकिन इकलौता होने की वजह से और सरमायादार बाप के विरसे की वजह से मुझे मजबूरन सरमायादार बन जाना पड़ा और अब मैं आधा तीतर आधा बटेर बनकर रह गया हूँ। सरमायादार होने के बावजूद सोशलिज्म पर यकीन रखने के बारे में मुरली के पास 101 दलाइल थे। अगर चीन के चुएन लाई और मार्शल टिटू कम्युनिस्ट हो सकते हैं और पेरिस से स्पेशल फ्लाइट के जरिए कपड़े धुलवाने वाले इंडिया के जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट हो सकते हैं, तो मुझ बेचारे एक गरीब से सरमायादार ने क्या कसूर किया है। वो मुस्कुराकर हमेशा बात को टालने वाले अंदाज में कहता। यह अलग बात थी कि छोटा सा सरमायादार भी 3 कारखानों का मालिक था, जिनमें से 2 इसने खुद लगाए थे और बकौल इसके मैंने इसलिए 12 साल में 2 कारखाने लगाए हैं कि इस तरह मजदूरों की तादाद बढ़ेगी और मजदूर बढ़ेंगे तो तहरीक आगे बढ़ेगी। अपने बारे में मुरली कोई भी दलील देता, लेकिन वाकिफाने हाल जानते थे कि मुरली मनोहर ना तो कार्ल मार्कस के पेश करदा नजरे से मुतासर होकर सियासत में टांग अड़ाई थी और ना ही वो शौक़ दो लुटा रहा था, बल्कि एक होशियार सरमायाकार की तरह सियासत में पैसा लगाकर इससे मुख्तलिफ अंदाज में फ़ायदा उठा रहा था। सियासत का ये तुर्रा अगर एक जानिब इसके तल्लुकात में इजाफा कर रहा था, तो दूसरी जानिब इसे इनकम टैक्स में छूट लेने और अपने कारोबार के लिए मुख्तलिफ इजाज़तें लेने में कारआमद होता था। कदीर ने पम्फलेट मेरे हाथ में दे दिया था, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पाया था। मुरली का इंतज़ार करते हुए मेरा ख्याल था कि गाड़ी में बैठकर इत्मीनान से पढ़ लूँगा और कांग्रेस के पम्फलेट के बारे में, जीत के ख्यालात के बारे में इससे बात भी कर लूँगा। यारो मुरली साहब, अगर खाने से फारिग हो गए हों तो इन्हें बाहर भेज दो, कदीर ने दरवाजे पर खड़े शख्स से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो शख्स अंदर की जानिब जाता, मुरली लुढ़कता हुआ बाहर आ गया। शायद वो कहीं आसपास ही था। इसने कदीर का कहा हुआ जुमला सुन लिया था। अब तुम भी मेरे खाने के दुश्मन हो गए हो। इसके गोश्त से भरे हुए चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। भाई, मैं अपने नहीं, आप सबके खाने का इंतजाम कर रहा था, इसने करीब आकर कहा। इसके बिल्कुल पीछे एक बड़ी सी टोकरी उठाए एक मुलाजिम चला रहा था। कदीर फिर कोई फिक्रा चुस्त करने के मूड में था, लेकिन मैं दरमियान में बोल पड़ा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भूख के मारे दम निकला जा रहा था। मेरी बात का मुरली ने कोई और ही मतलब ले लिया। तो 5 मिनट रुक जाएं, अभी खाना तैयार हो जाता है। लेकिन मुझसे पहले कदीर चीख पड़ा, मुरली साहिब, एक दिन अगर आदमी खाना ना खाए तो मर नहीं सकता, लेकिन आज के दिन वक्त ज़ाया करने का मतलब सिर्फ मौत है। कदीर ने एक बार फिर खाने में इसकी दिलचस्पी पर चोट की, लेकिन मुरली मुस्कुरा कर रह गया। चले भाई, आप लोग तो किसी को खाता पीता भी नहीं देख सकते। मुरली मनोहर भी इसी गाड़ी की जानिब आया जिसके ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। कदीर भाई, आप आगे बैठे और मुरली साहिब आप ड्राइविंग कर लेंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने नीचे उतरते हुए कहा। मैं तो ड्राइविंग नहीं करूँगा, मुरली ने कदरे उखड़े हुए लहजे में कहा। इसने शायद इस बात में अपने लिए तौहीन महसूस की थी। वो सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से कह रहा था। कदीर ने इसे समझाते हुए कहा, नए हालात में सिकंदर साहिब को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मेरी ड्राइविंग और आपके अगली चीज़ पर आने की सूरत में 2 कारआमद आदमी बेकार हो जाएंगे। कदीर ने इतनी उम्दगी से बात समझाई कि लम्हों में इसके माथे पर उभरने वाली शिकने मालूम होती चली गई। और वैसे भी आपसे ख़तरा है कि आप जानबूझकर इसलिए गोली खा लेंगे कि चलो इस बहाने कुछ खाने को तो मिल रहा था। कदीर के इस अरबे ने माहौल पर छाई जाने वाली कशीदगी को यकदम एक ज़ोरदार कहके के साथ बदल दिया। मुरली ड्राइविंग सीट की जानिब आ गया और कदीर अगली सीट पर बैठ गया। चलें जी,
ऊपर वाले ने किस्मत में ड्राइवर बनना लिखा था, सो बन गए। मुरली ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए खुशदिली से कहा, वैसे सिकंदर साहिब, आपको इस तरह मुहावजों में घिरे रहना अजीब तो महसूस नहीं होता? मुरली का मुखातिब मैं था, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले कदीर बोल पड़ा, मुरली साहिब, तमाम खेल उस एक लम्हे से बचने के लिए है जो किसी भी वक्त आ सकता है। कदीर की आवाज़ में ज़माने भर की संजीदगी थी। तो क्या इन तमाम हिफाजती स्कीमों से वो लम्हा टाला जा सकता है? मुरली ने भी संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, नहीं टाला जा सकता, लेकिन ये सब इसलिए है कि हमला करने वाला पहले 10 बार सोच ले कि वो किस पर हमला करने जा रहा है। पुराने ज़माने में मजबूत किले भी इसीलिए बनाए जाते थे। कदीर की बात मुकम्मल होते होते हम एक पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच गए थे। अचानक हमसे आगे चलने वाली मुहावजों की गाड़ी रुक गई। शायद इनके आगे बढ़ने की राह में कोई चीज़ हायल थी। ये इन बेवकूफ़ों ने कहाँ गाड़ी रोक ली? मुरली बहुत आहिस्तगी से बड़बड़ाया। मैंने गाड़ी से बाहर देखा। गाय और बछड़े के कांग्रेसी इंतखाबी निशान वाले पोस्टर और बैनर लगे हुए थे। हम कांग्रेस के किसी पोलिंग कैंप के करीब थे। खतरे की बू मेरे दाएं बाएं वालों ने भी सूंघ लिया था। इनके हाथ कदीर की तरह अपने भी जैकेटों के अंदर थे। फिर अचानक बगैर किसी ऐलान के वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हो गया। पहला फायर न जाने किस तरफ से हुआ, फिर मुस्तकिल फायरिंग होने लगी। गोलियों की तरतराहट में इंसानी चीखों की आवाज़ें दब गई थी। मैंने तो सिर्फ एक आवाज़ सुनी थी, शाह साहब झुक जाइए। मैं बौखलाया हुआ था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दोनों जानिब बैठे मुहाफिजों में से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ डालकर मुझे इससे नीचे कर दिया कि मेरा 2/3 जिस्म दोनों सीटों के दरमियान आ गया। मुरली साहिब, गाड़ी रिवर्स कीजिए, पीछे वालों ने जगह बना ली है। मैंने एक आवाज़ सुनी, जाने इन तीनों में से कौन बोला था। मुरली के सर में गोली लग गई है। एक और आवाज़ उभरी, मेरे माबूद, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने सोचा, क्या इक़्तिदार की हवस इतनी बुरी चीज़ है कि इंसानी जानों की इसके सामने कोई भी हैसियत नहीं है? कदीर भाई, आप मुरली की जगह खिसक जाएं, मैं कवर कर रहा हूँ। गोलियों की आवाज़ों में एक और आवाज़ उभरी, फिर फौरन ही एक आवाज़ के साथ दब गई, सुरिंदर, सुरिंदर। मेरी बाईं तरफ वाला चीखा, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिल सका। विजय होशियार, कदीर बोला, गाड़ी में अब वो दोनों ही बाकी रह गए थे। मैंने दाएं जानिब निगाह डाली। थोड़ी देर पहले सांस लेने वाले सुरिंदर की गर्दन में बने हुए सुराख से खून उबल रहा था। हमले का ज़्यादा दौर दाएं जानिब ही था। सुरिंदर के दोनों हाथों में रिवाल्वर दबे हुए थे, मगर सुरिंदर की रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ गई थी, लेकिन इसके हाथों से अब तक रिवाल्वर नहीं गिरे थे। कदीर ने बाएं जाने वाले जिस मुहाफिज को विजय के नाम से पुकारा था, वो अब तक फायरिंग करते हमला करने वालों को रोकने में कामयाब था, लेकिन दाएं जानिब से फायरिंग के रुकने के बाद इन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, और वो आगे बढ़ रहे थे। खुद कदीर किसी न किसी तरह मुरली मनोहर को खींच कर उसकी जगह लेने में कामयाब हो गया था। हमारी गाड़ी से आगे चलने वाले मुहाफिजों की गाड़ी पर खामोशी छाई हुई थी, और पीछे वालों हमें निकलने के लिए जगह देने के लिए अपनी गाड़ी हमसे दूर कर ली थी। ये मुझे जान से मार देंगे, ये मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे जहन में इन्हीं दो फिक्रों की गर्दान हो रही थी। फिर अचानक ही मेरे अंदर कोई चीज़ बेदार हुई। इस तरह चूहे की तरह गर्दन झुकाकर मारे जाने से तो बेहतर है कि मैं 2-4 को जान से मार दूं, मैंने खुद अपने आप से कहा। इसके साथ ही मैंने सुरिंदर के लटके हुए हाथों में से रिवाल्वर खींच लिए। अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का पहला फायर करते मेरे जहन में सिर्फ एक ही फिक्र गर्दिश कर रहा था, मेरी जान दुनिया में सबसे कीमती है, मेरी जान दुनिया की सबसे कीमती जान है। मैंने सुरिंदर की खून में लुथड़ी हुई लाश को नीचे की जानिब खींच लिया और खिड़की तक पहुंचने की राह बनाई और गर्दन बाहर निकाल ली। मेरा दायां हाथ पहले ही खिड़की से बाहर था। सुरिंदर की फायरिंग में वक्फा आने से हमलावर यही समझे थे कि इन्होंने मार का सर कर लिया है, और अब आगे बढ़ना ही चाह रहे थे कि इन्हें मेरा हाथ बाहर निकलता महसूस हुआ। फिर फौरन मेरा चेहरा भी खिड़की से नमूदार हुआ। पहली नज़र में मुझे कार से 50 गज के फासले पर मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथों में राइफल लिए 2 शख्स खड़े नजर आए, और मैंने अपने हाथ का रुख इनकी जानिब मोड़ दिया। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आ सकी कि वो दोनों निकाबपोश हमारी कार से इतना करीब आ जाने के बावजूद फायरिंग क्यों नहीं कर रहे थे। अगर ये शुबा भी हो गया था कि उन्होंने मैदान मार लिया है, तब इन्हें फायरिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो दोनों राइफलें हाथ में लिए अपने महफूज ठिकाने से बाहर निकल आए थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राइफलें हाथ में होने के बावजूद फायर नहीं कर रहे थे। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि अगर इब्तिदा में उन्होंने फायरिंग नहीं की थी तो कम अज़ कम बाद में तो ज़रूर करनी चाहिए थी, या फिर उस वक्त जब अनाड़ियों के अंदाज से मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकाली थी। लेकिन मेरा चेहरा देखते अपनी जगह पर खड़े रहे। शायद कुदरत को अभी मेरी ज़िंदगी मंजूर थी। मैंने रिवाल्वर का रुख इनकी जानिब किया और ट्रिगर दबा दिया। जितनी भी अंग्रेज़ी और हिंदी फिल्में मैंने देखी थी, इनमें इसी तरह फायरिंग होती थी, सो मैंने भी कर दी। पहला फायर करते मेरे हाथ को एक ज़ोरदार झटका लगा और शानों तक मेरा हाथ झुंझुना कर रह गया, लेकिन इसके साथ ही आगे बढ़ने वाले दोनों निकाबपोशों में से एक ने उछलकर ज़मीन पर गिरा। अपने साथी को ज़मीन पर गिरते ही इस दूसरे शख्स को होश आ गया और इसने खुद को ज़मीन पर गिरा दिया।
लेकिन अभी वो पूरी तरह ज़मीन तक पहुंच भी नहीं पाया था कि इसकी खोपड़ी में होने वाले सुराख से सुर्ख सुर्ख खून उबलकर ज़मीन को सैराब करने लगा। ये मेरा दूसरा फायर था। पहले झटके के साथ ही मेरा हाथ सुन्न होकर रह गया था, लेकिन मेरी उंगली ट्रैगर पर थी और शायद मैं एक झटके से अपना हाथ खींचना चाह रहा था कि दूसरा फायर हो गया। सिकंदर साहिब अंदर हो जाए, कदीर चीखा। इसके साथ ही कार एक जोरदार झटके के साथ पीछे की जानिब हटी। कदीर के चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं कार को रिवर्स करने की वजह से पड़ने वाले झटके के साथ पीछे की जानिब गिरा था। सुरिंदर की खून में तितर बितर लाश मेरे नीचे दबी हुई थी। हमारी कार को फरार होते देखकर फायरिंग की आवाज में एक साथ तेजी आ गई। कदीर मुरली मनोहर को अपने नीचे दबाए झुका हुआ गाड़ी को पीछे ही ले आया। पिछली गाड़ी वाले मुहाफिजीन सभी अपनी गाड़ी से उतर के मैदान में उतर आए थे। कार को पीछे आता देखकर उन्होंने अपनी जगहों से रुककर फायरिंग जारी रखी, लेकिन हमलावर अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। कदीर भाई रिवर्स लिए चलते हैं, पूरी गली खाली है, विजय बोला, और कार एक झटके के बाद दोबारा रुक गई थी। विजय मुझे भी गोली लग गई है, कदीर की मध्यम से आवाज़ उभरी। हिम्मत करें कदीर भाई, विजय दोबारा बोला, सिर्फ नुक्कड़ तक पहुंचा दें, आगे मैं देख लूंगा। बाकी लड़के भी चंद फीट पर रह गए थे। विजय सामने से होने वाली फायरिंग के पेश नज़र नीचे उतरकर आगे जाने के लिए झिझक रहा था। कदीर तुम दोबारा अपनी जगह पर जा सकते हो, मैंने कहा। आप अपनी जगह पर रहें सिकंदर साहिब, कदीर ने इसी तरह मध्यम आवाज़ में कहा। विजय सही कहता है, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन कदीर के जख्मी होने की खबर के साथ ही मैं अपने हवास खो बैठा था। मेरे हाथों 2 कत्ल तो हो ही चुके थे, अब मैं मजीद कितने आदमी हलाक करता। नतीजा तो वही एक फंदा था जो एक ही बार मेरे गले में लटकाया जा सकता था। कदीर ने पूरी तवानाइयाँ जमा करके दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सीलेटर पर दबाव कायम न रख सका और गाड़ी चंद गज पीछे की जानिब खिसकर फिर रुक गई। तो क्या कदीर भी? मेरे ज़हन में सवाल उभरा। उसके साथ ही मैंने एक जुनून के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। सुरेंद्र के दोनों रिवॉल्वर मेरे हाथों में थे। सामने से आने वाली गोलियों की एक बौछार दरवाजे पर लगी और मैं अपनी जगह पर मजीद झुक गया। मुझे दरवाज़ा खोलते देखकर विजय को भी जोश आया और वो भी नीचे उतर आया। इसके साथ ही पिछली कार के वो मुहाफिजीन जो पोजीशन लेकर फायरिंग करने में मसरूफ थे, सब कुछ भूल भाल कर अपनी जगहों से निकल आए। बज़ाहिर ये निरा पागलपन था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था। मुखालफिन पर फायरिंग करते हुए पिछली गाड़ी के लड़कों ने हमें क्रॉस कर लिया और अब वो तेज़ी से मुखालफिन की जानिब लपक रहे थे। फुर्तीले विजय ने इस दौरान में गाड़ी की अगली शीश का दरवाज़ा खोलकर पहले होश से बेगाना होते कदीर को अपनी जानिब खींचा। फिर एक हाथ से कदीर को संभालकर इसने मुरली की लाश खींचने की कोशिश की, लेकिन वजनी मुरली मनोहर शायद रूह निकल जाने के बाद कुछ और ज़्यादा वजनी हो गया था। शाह साहिब जल्दी करें, विजय ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अपनी जानिब से नायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मैं ड्राइविंग सीट तक पहुंचा, लेकिन सिर्फ एक लम्हे में जब मैं पूरी तरह बाहर निकला था, राइफलों से निकली हुई बारिश का एक कतरा मेरे जिस्म पर टपक गया। एक अंगारा सा मेरे दाएं शाने में घुसता चला गया। ओब की एक आवाज़ मेरे मुंह से निकली और मैं मुरली मनोहर की लाश पर गिर गया। शाह साहिब, विजय मुझे गिरता देखकर चीखा। गोली लगी है शायद, मैंने कहा और इसके साथ ही उठने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म खून में यूं तितर बितर था कि मालूम ही नहीं हो रहा था कि इसमें मेरा खून कौन सा है और मुरली और सुरेंद्र का कौन सा। सोशलिज्म का नारा लगाने वाले मुरली मनोहर और आरएसएस के प्लेटफॉर्म से हिंदू मजहब के अहया और निशात साने के लिए जिद्दोजहद करने वाले सुरेंद्र का खून एक मुसलमान के खून में मिल गया था। हौसला करें शाह साहिब, हौसला करें। विजय की पुकार अधूरी रह गई। मैंने मुरली मनोहर की आड़ी तिरछी लाश से उठते हुए कार के इग्निशन में चाबी लगा दी। कार एक झटके के साथ पीछे की जानिब दौड़ी और बहुत तेजी से हम गूंजती राइफलों, बरसते हुए पिस्तौलों और रिवाल्वरों की पहुंच से बाहर निकल गए। मैं इस पोजीशन में ज़्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए कार रोक दी। विजय, इसे पीछे डालना होगा, मैंने मुरली मनोहर की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा, लेकिन विजय इससे पहले ही कदीर को कार की पूंछ से टिकाकर अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतराया था। आप इस जानिब चले जाएं और कदीर भाई को थामे, इसने मेरी जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पोजीशन तब्दील हो गई थी। अब ड्राइविंग सीट पर विजय बैठा था और इस तरह बैठा था कि मुरली के जिस्म का एक हिस्सा इसके नीचे दबा हुआ था। बगैर कुछ कहे इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और भगाता चला गया। मेरा हाथ कदीर की नब्ज पर था। गोली इसके सीने में लगी थी और इसकी कमीज़ के उस हिस्से से बहने वाले खून ने पूरी कमीज़ को सुर्ख कर रखा था। इसकी नब्ज डूबती जा रही थी। मैंने विजय को मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। कार बहुत तेजी से भाग रही थी, कहाँ ये मुझे नहीं मालूम था। अस्पताल के गेट में दाखिल होते विजय ने बाहर खड़े चौकीदार से तकरीबन गाड़ी टकरा ही दी थी। इसने गेट खोलने में वक्त नहीं लगाया था, लेकिन विजय इससे ज़्यादा जल्दी में था। स्ट्रेचर लाओ, सीने में गोली लगी है। अस्पताल की इमरजेंसी के सामने इसने कार रोकते छलांग लगाकर नीचे उतरते हुए जोर से आवाज़ दी। फौरन ही 2 अफराद जो यकीनन अस्पताल के मुलाजिम ही थे अंदर की जानिब लपके, लेकिन विजय वहाँ रुककर इंतजार करने के बजाय खुद भी उनके पीछे चल पड़ा था।